ओके, तो हेडिंग डाल दो। मंदिर तो चल ही रहे हैं, तो फिर मंदिरों में नंबर 1 सबसे पहला जो मंदिर था वो कौन सा था? याद रखें, विजयालय नहीं, जो पहला शासक था ना विजयालय, उसने शिव का एक मंदिर बनाया। शिव मंदिरों की खास बात सुन लो, ईश्वर लगता है शिव मंदिरों में आगे, ये तो पता ही होगा आपको। जैसे आपके आरपीएससी है ना, आरपीएससी, इसे राजस्थान लोक सेवा आयोग कहते हैं। वहां भी मंदिर बना हुआ है शिव का, जिसका नाम क्या है? लोकेश्वर मंदिर। जैसे चौड़ा रास्ता में एक मंदिर है, ताड़केश्वर मंदिर, रोजगारेश्वर मंदिर, रोजगारेश्वर मंदिर भी है। गई थी क्या रोजगारेश्वर में? तो नहीं जाएगी तो फिर नौकरी कैसे मिलेगी? तो तो वही बात, इन मंदिरों के यानी एकमात्र सुविधाएं शिव मंदिर की होती है कि शिव का नाम कहीं भी ईश्वर लगा के चेंज कर दो। इसलिए सबसे पहले जो विजयालय था, विजयालय, उसने तमिलनाडु में एक नगर है जिसका नाम है, क्या नाम है? नारतामलाई में एक मंदिर बनवाया। वो किसका मंदिर था? चोलेश्वर मंदिर। तो पहला मंदिर किसने बनवाया? विजयालय ने। कहां बनवाया? नारतामलाई कहां पड़ता है दोस्तों? और किसका मंदिर, किसका मंदिर होगा? याद रखें, सारे चोल किसकी पूजा करते थे? शिव के। ठीक है, तो उतारो इसको यूं कर खटाखट। प्रांतक प्रथम, फिर शासक कौन सा? प्रांतक प्रथम। याद है कि प्रांतक राजराज से पहले। तो प्रांतक प्रथम ने कोरंगनाथ मंदिर बनवाया। कहां बनवाया? श्रीनिवासन में। श्रीनिवासन, तमिलनाडु। मंदिर कौन सा? कोरंगनाथ, कोरंगनाथ मंदिर। कोरंगनाथ मंदिर। ओके, फिर है दोस्तों राजराजेश्वर का, राजराजेश्वर मंदिर। या राजराज का तंजौर, तंजौर जिले में कौन सा मंदिर है? राज राजेश्वर मंदिर। जिसे हम क्या कहते हैं? बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर।
लिख दिया क्या? अच्छा एक बात और सुन लो, वो मेरी बातचीत हो गई है मैनेजमेंट से, तो अब आपको मैं प्राचीन भारत के बाद आधुनिक भारत ही कराऊंगा। उन्होंने मुझे कहा कि अपने को एसआई को टारगेट करके चलना है, फिर बच्चों का जिनका आरएस वालों का मध्यकाल बच जाएगा वो बाद में करा देंगे, तो अपने को आधुनिक भारत ही पढ़ना है, ठीक है। और चूंकि आपके एसआई के सिलेबस में जो आधुनिक भारत है वो स्वतंत्रता संघर्ष के साथ शुरू है, तो उसमें 1857 की क्रांति से ले लूं मैं, या फिर इस क्रांति को ढंग से समझने के लिए अपने को 3-4 दिन जो है सिलेबस के अनुसार चले, तो सिलेबस के अनुसार यदि चले तो उसमें मुगलों का पतन, पानीपत का तीसरा युद्ध, इसके बाद मराठों का उत्थान, ये कुछ एक टॉपिक 3-4 दिन पढ़ने पड़ेंगे, वरना 1857 की क्रांति पर मैं डायरेक्ट आ जाऊं मुझे तो अच्छा तो तभी लगेगा, मैं 1857 की क्रांति और स्वतंत्रता संघर्ष समाज सुधार वो ही पढ़ा दूं, क्वेश्चन दोनों में से आते हैं, मैं तो वही पढ़ा दूं, मेरा मन तो यही कर रहा है, क्योंकि मैं जब कम टाइम में थोड़ी थोड़ी चीजें समझाऊंगा ना तो आपको मजा आएगा। यदि मराठा वगैरह है, टीपू सुल्तान वगैरह है, हैदर अली वगैरह है, रणजीत सिंह वगैरह को, लेकिन उनको समझे में अगर आधुनिक भारत की पृष्ठभूमि नहीं बनेगी तो मतलब बड़ा संकट का प्रश्न है ये कि कैसे क्या मैनेज करें। तो कोशिश करते हैं मेरे हिसाब से अपने को बेस बताने के लिए, सिलेबस में 17वीं शताब्दी है, 18वीं या 19वीं, एक बार देखना एसआई के सिलेबस में 19वीं शताब्दी है या 18वीं है। 18वीं का मतलब 1750 लिखा हुआ है ना सिलेबस में, 18वीं सदी के मध्य, एक बार देखना 18वीं के मध्य का मतलब 1750 हो गया, फिर आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस बनाने वालों ने सफलता से बना दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पानीपत का युद्ध 1761 में मैं शुरू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लासी बक्सर भी आ जाएगा अपने आप, क्योंकि 1757 1764 18वीं शताब्दी है ना, 19वीं तो नहीं है, 18वीं है ना, फिर कौन दिक्कत, फिर तो मस्त कर लेंगे काम भाई। 19वीं होता तब तो 1850 से स्टार्ट करते अपन, अभी सदी 2020 सदी 21वीं है, अभी 19वीं सदी नहीं 21वीं है, 19वीं है, सिलेबस में 19वीं है ना यार, ऐसे मत करो यार, दिखा नहीं, ये 19वीं सदी तो इसमें ये लिखा हुआ है 19वीं शताब्दी के दौरान तो सिर्फ सामाजिक धार्मिक और विभिन्न नेता और संस्थाएं हैं, ऊपर लिखा हुआ है 18वीं है। ये सिलेबस तो किसी का कोचिंग का टाइप किया वो नहीं, आरपीएससी से डाउनलोड करो, 18वीं है ना, 18 है ना बस, तो और ज्यादा से ज्यादा आप आरपीएससी के साइट पर आज अपडेट देख लो, अपने को क्या है, अपने को सिलेबस के अनुसार चलना है, ठीक है, फिर मुझे दिक्कत नहीं है, अब मजा आ जाएगा, वरना तो फिर क्या है कि मैं पढ़ाता तो मुझे मेरी आत्मा कचोटती कि यार मैं आउट ऑफ सिलेबस क्यों पढ़ाऊं, और नहीं पढ़ाता तो वो चीजें अगली समझ में नहीं आती, तो मतलब बड़ा पेचीदा मामला था। अब ठीक है, अभी इसमें मंदिर की बात कर लो भाई, आ जाओ दर्शन कराता हूं फटाफट, जिसको जो जो मांगना है मांग लेना। वृहदेश्वर मंदिर क्यों कहते हैं वृहदेश्वर मंदिर? क्योंकि इसका ईश्वर बड़ा है। कहां पर स्थित है दोस्तों? तंजौर कौन सी जिले में पड़ता है? त्रिचनापल्ली। ये त्रिचनापल्ली किसका जिला है? में स्थित भारत का सबसे बड़ा मंदिर, भारत का सबसे बड़ा मंदिर
तो याद रखें, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल और साथ में बात द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम मंदिर या चरमोत्कर्ष 200 फीट ऊंचा विमान जिसकी छाया जमीन पर नहीं पड़ती, छाया जमीन पर नहीं पड़ती। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां विमान पर स्थापित है। स्थापित विशाल शिवलिंग गर्भगृह में स्थापित, बाहर सामने विशाल नंदी की मूर्ति, उतार दो फटाफट।
लिख दिया क्या? तो मंदिर देख लिया है, देख लिया। ये मंदिर है, ताक है, और ये आप हर जगह एक मूर्तियां देख पाएंगे हर मंजिल पे। तो ये मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। और यदि मैं बात करूं तो इस मंदिर का यार इसका गेट जो है मैंने आपको बता ही दिया था। गेट जो था, ये गेट है एंट्री, मतलब इस मंदिर की एंट्री जो होती है वो यहां से है। यहां से जाकर के वहां दर्शन करोगे तो आपको लग रहा होगा कि एंट्री बहुत खतरनाक है, बिल्कुल। तो मतलब इस प्रकार से ये देवी देवता दिख रहे होंगे आपको, एंट्री पर ही दिख रहे हैं देवी देवता। तो ये इस मंदिर की खास है कि इसका एंट्री गेट है ये, जहां से अपने को जाना है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। एक वो मैं दिखाना चाह रहा था इस मंदिर का शिवलिंग, तो मैं मंदिर में आगे लिख देता हूं शिवलिंग। अच्छा, तो मतलब सीढ़ी से फूल चढ़ाने जाना पड़ता है, इसकी खास बात ये थी। ये सीढ़ियां हैं और वहां जाकर के ये आदमी खड़ा है, तो समझ रहे हैं कि ये यहां से लेकर के और यहां तक तो काफी ऊंचाई पर है। और विशाल नंदी कहां से दिखेगा? ये रहा नंदी। तो मतलब सामने जो है उसको नंदी बैठाया गया, जो शिवलिंग की ओर देखता हुआ प्रतीत होता है। इसके साथ साथ पता नहीं और क्या दिखा देते हैं। अपनी को तो मंदिर पर फोकस रखना है। देखिए एक बार मैं हटाता हूं नंदी, एक इसमें टेम्पल में नंदी दिखेगा आपको। सारी फोटो में बाहर से लोग लेकर के डाली हुई है। नहीं है यार, तो मैं लिखूं नंदी? अच्छा, मैं सोच रहा था काम चल जाएगा। ये रहा साहब, बिल्कुल। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये नंदी बनाया गया है, और जो ऐसा लग रहा है कि एकदम बाहर से, कि जैसे शिव जी को देख रहे हैं, एकदम शिवलिंग के ठीक बाहर है, एकदम बाहर। यहाँ इस गेट से वो मूर्ति दिखती है। एक तो ये अलाउर ब्लॉक ये बहुत मंगाते हैं। चलो कोई नहीं, मैंने आपको सारी चीज बता दी है। यही तो, हाँ। हाँ, ये मुख्य गेट के सामने है।
यहां को किसी के राहु और केतु लगा हुआ हो, देखो इस मंदिर में विशेष पूजा से राहु केतु का प्रभाव खत्म हो जाता है। वरदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित प्राचीन मंदिर राजराजेश्वरम के नाम से इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट से किया गया है, पत्थर से पाषाण निर्मित। इस मंदिर को बनाने में 5 साल का समय लगा, यानी इसका निर्माण 1004 से लेकर 1009 तक। जबकि राजराज का टाइमिंग क्या था? 985 से 1015 तक, मैंने बताया था 1015 तक, ठीक है। तो 1015 तक ये रहा। राजराज प्रथम शैव मत को मानते थे, सारे ही शैव को मानते थे, ये तो जानकारी। मराठाओं ने इस मंदिर का नाम बदल करके वृद्धेश्वर कर दिया था। तो ये मंदिर है, इसमें ये नंदी है, और जो अपन नंदी देखना चाह रहे थे वो कहां गया पता नहीं, पीछे चला गया, कोई ना। लेकिन आकाश में उठा हुआ देखो मंदिर कितना विशाल लगता है, खास बात ये। खैर, अब दूसरा मंदिर है गंगकोंड चोलपुरम। अगला मंदिर कौन से हेडिंग डालोगे? गंगकोंड चोलपुरम का मंदिर। गंगकोंड चोलपुरम का मंदिर। तो गंगकोंड चोलपुरम मंदिर, तो ये आप लोग समझ गए किसका बनवाया होगा? राजेंद्र का। किस जगह पर स्थित है? खुद गंगकोंड भी एक शहर है, गंगकोंड चोलपुरम। ये कौन से जिले में? त्रिचनापल्ली। जिला, तमिलनाडु। ये भी यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल। ये भी 8 मंजिला, आठ मंजिल का मंदिर। सबसे ऊपर गोल स्तूपिका लगी है, लगाई गई है। 250 स्तंभों से निर्मित मंडप द्रविड़ शैली में निर्मित। लिख दिया ना? हम बहन नहीं। अभी ये गंगकोंड चोलपुरम का जो मंदिर है, इसको भी आप एक निगाह से देख लो। निगाहों से देखनी पर याददाश्त अच्छी हो जाएगी। एक ही इमेज है क्या? इस मंदिर का निर्माण भी उसी तरह से किया गया है जैसे गंगकोंड चोलपुरम का ये जो मंदिर है, ये लगभग उसी अंदाज में बनाया गया है। ये वो नहीं है, ये दूसरा है। आकार प्रकार सारा वैसा है जैसा हमने पहले देखा, उसमें और इसमें फर्क है।
कि वो ज्यादा ऊंचा है, ज्यादा बड़ा है, ये छोटा है उससे मंदिर। इसमें एक बात और कि ये नटराज की मूर्ति स्थापित है, उसमें नहीं थी। और ये नंदी जरूर यहां भी है, वहां भी है, मंदिर वैसा ही है। और ऊपर गोल स्तूपिका उसके भी थी, इसके भी है। तो ये मंदिर हो गए। लास्ट लाइन लिखो, लास्ट लाइन लिख दो नोट डाल करके। चोल काल में शिव की कांसे की मूर्तियां, चोल काल में शिव की कांसे की मूर्तियां चोल काल में शिव की कांसे की मूर्तियां व्यापक मात्रा में बनाई गई। व्यापक मात्रा में बनाई गई। इन्हें नटराज कहा गया। इन्हें नटराज कहा गया। ओके दोस्तों, नटराज की मूर्ति मैं आपको दिखाई चुका हूं। चलिए, अपना टॉपिक जो है इसमें एक और बात बची है, वो है चोलों का स्थानीय शासन, स्थानीय स्वशासन। तो ये 2 मिनट में 5 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। हम्म। तो दोस्तों, चोलों की सबसे बड़ी देन, चोलों की सबसे बड़ी देन क्या है? उनका स्थानीय स्वशासन। याद रखें कि चोल काल में पहली बार भारत में ग्राम पंचायतें अस्तित्व में आ गई थी, ग्राम सभाएं अस्तित्व में आ गई थी। तो सबसे पहले हम लोग वो जो क्या नाम है, रिपन को कहते हैं, इस लॉर्ड रिपन को क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन का जनक। लेकिन वास्तव में वो जनक नहीं है। जनक कौन है? चोल है। चोल है। अब इनके प्रशासन की जानकारी कैसे मिलती है बताओ? तो एक राजा था, नाम था प्रांतक प्रथम, के उत्तर मेरूर अभिलेख से, अभिलेख से स्थानीय स्वशासन की जानकारी प्राप्त होती है। तो उत्तर मेरूर अभिलेख ये जरूर याद रखें आप। उत्तर मेरूर। तो प्रांतक प्रथम कौन सी टाइम का था बता मावड़ी? प्रांतक प्रथम बताओ टाइमिंग। 907 से 985, 55 है, 55। वेरी गुड। तो स्थानीय स्वशासन ठीक है। टेस्ट कम हो रहे हैं तो मैं स्लिप दे देता हूं। ओके, ठीक। तो प्रांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से स्थानीय स्वशासन की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। अब मैं स्थानीय स्वशासन को इसी स्लाइड पर सल्टा देता हूं। 3 भाग।
एक है उर, उर, दूसरी सभा या महासभा, और तीसरी संसा नगरम। उर किसका नाम था? सामान्य ग्राम, सामान्य जो गांव थे उन ग्रामों की ग्राम सभा का नाम उर था। सभा या महासभा, ये ब्राह्मण गांवों के की ग्राम सभा होती थी। और तीसरी ये व्यापारियों या नगरों की सभा होती थी। हाँ, उतारो उतारो फटाफट। सेकंड के समय विकास ज्यादा हुआ, लेकिन ये अभिलेख फर्स्ट का ही है। एक बार मैं और चेक कर लेता हूं। प्रांतक फर्स्ट ही है बेटा। ये उत्तर मेरू अभिलेख प्रांतक फर्स्ट नहीं लगवाया था, ठीक है? उसमें भी जानकारी मिलती है। यह ऐसे तो अपने राजराज में भी लिखा है, ठीक है ना? अपने राजराज में भी लिखा है। उन्होंने कुछ और विकास कर दिया, जैसे टैक्स कलेक्शन का काम दे दिया। लिख दिया क्या? ओके। अब ये गांव तो बहुत कम है, 5% गांव है। ज्यादातर गांव कौन से हैं? सामान्य ग्राम ही तो है ज्यादा। ये ग्राम तो कम है, ये भी कम है। तो सबसे ज्यादा कौन सी सभा थी? उर। उर का मतलब उड़ मत जाना, उर वहां की सभा है, ठीक। अब काम करेगी तो इसका ज्यादा उल्लेख मिलेगा। अब जो ग्राम सभा काम करने वाली जो काम करती थी वो थी कार्यकारिणी। भाई जैसे अपने आज भी गांव में ग्राम सभा है, लेकिन आप भी सदस्य हो ग्राम सभा के, नहीं हो क्या? सभी 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य हैं। आप सारे ग्राम सभा के सदस्य हो, लेकिन गांव का काम करते हो क्या तुम? नहीं। तो गांव का काम कौन करती है? गांव की कार्यकारिणी। और कार्यकारिणी का अध्यक्ष सरपंच होता है और उसके सदस्य होते हैं वार्ड पंच। उन्हें अपन लोग वोट देके बनाते हैं, इसलिए कि आदेश हम देंगे ग्राम सभा के लोग और काम तुम करोगे। नहीं, कानून तो यही है कि 1 साल में 4 बैठक होती है ग्राम सभा की, फिक्स है। 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। इन 4 दिन में ग्राम सभा की बैठक होती है। आप लोग जाते भी हो? नहीं जाते? तो नहीं जाते तो अब काम कैसे होगा? तुम लोगों को पता ही नहीं कि तुम सदस्य भी हो, तुम संसद के सदस्य हो। तुम्हारा प्रस्ताव वहां बैठना, तुम्हारे हस्ताक्षर इंपॉर्टेंट है। आप लोग जाइएगा और प्रस्ताव लीजिएगा और फिर तय कीजिएगा कि गांव की ये सड़क नहीं वो सड़क बनेगी। लेकिन दिक्कत क्या है? 2-4 वार्ड पंच और 1 सरपंच मिल बैठ करके आप लोग तो जाते नहीं है, और अपनी मतलब के जो जिनको रात को दारू पिलाते हैं उन्हें सुबह बुलाते हैं और 10-20 जने कहते हैं और सरपंच कहते हैं बोले ये सड़क बनेगी जी साहब बनेगी, करो साइन। साइन कर दिए जाते हैं
और जो बैठे हुए लोग होते हैं उनमें रिकॉर्डिंग कर ली जाती है कि बहुमत से ये निर्णय लिया गया और वो प्रशासन को भेज दी जाती है। इसलिए मनमर्जी से सरपंच अपने काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि लोग नहीं है, कहने वाले नहीं है। बहुमत यदि आप लोग मिल बैठ करके गांव के बैठ जाएं कि आज फैसला हम करेंगे कि तुझे करना क्या है, तो वो करेगा। तो कार्यकारिणी, आज हम उस ग्राम सभा की कार्यकारिणी को क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत। क्या कहते हैं? यानी सरपंच और वार्ड पंच से मिलकर के क्या बनती है? ग्राम पंचायत बनती है। दोस्तों, ये जो ग्राम पंचायत है वो उस जमाने में भी थी। किस जमाने में? चोल काल में। और जो चोल काल की ग्राम पंचायत थी, कार्यकारिणी थी, उसे किस नाम से जानते थे? उर नहीं, वो तो ग्राम सभा है बावड़ो, ऐसे मत करो रे। अरे ग्राम सभा तो पूरे गांव की सभा हो गई बावड़ो। मैं कह रहा हूं काम करने वाली कार्यकारिणी। जैसे आज तुम ग्राम सभा के सदस्य हो, बट तुम में कोई ग्राम पंचायत का सदस्य भी है क्या? अरे कोई वार्ड पंच और सरपंच है क्या? नहीं। तो तुम ग्राम सभा के सदस्य हो, ग्राम पंचायत के नहीं हो, गांव की कार्यकारिणी के सदस्य नहीं हो। वैसे ही उस जमाने की कार्यकारिणी, ग्राम सभा तो क्या कहलाएगी? और कार्यकारिणी क्या कहलाएगी? आलूगणम। आलूगणम। या मैं लगा कि हलंत लगा दो? आलूगणम। अब देखो, नाम है, मैं कुछ कर नहीं सकता, ये है तो मतलब है। तो उस जमाने में सामान्य गांवों में जो ग्राम सभा के कहने पर गांव के विकास का काम या फिर पाठशाला निर्माण का काम या फिर मंदिर निर्माण का काम जो करती थी, उसे क्या कहते थे? आलूगणम। आलूगणम। ठीक है। अब दोस्तों अगली बात और सुन लो कि जो कार्य किया जाता था समितियों के द्वारा किया जाता था। समितियां, अलग अलग विषय पर अलग अलग समितियां होती थी, तो समितियों द्वारा कार्य किया जाता था। यानी गांव में जो भी काम करते थे, किनके माध्यम से करते थे? समितियों द्वारा। याद रखें, याद रखें क्या कि जैसे शिक्षा समिति अलग है गांव की, सड़क समिति अलग है, मंदिर समिति अलग है, व्यापार समिति अलग है, और मान लो कहीं महिलाएं परेशान हो तो महिला समिति अलग है, और मान लो कहीं कहीं पुरुषों को महिलाएं ठोकती हैं किसी गांव में तो पुरुष समिति अलग है। मतलब मैं हमेशा महिला समिति क्यों बनाऊं, पुरुष समिति बनानी चाहिए। तो जहां भी बेलन से, झाड़ू से महिलाएं पुरुषों को ठोकती हो, उस गांव में एक पुरुष समिति भी होगी। यानी कुल मिलाकर के बात यह दोस्तों की समितियों द्वारा कार्य किया जाता था, और इन समितियों को वारियम कहते थे। समितियों को वारियम कहते थे। वारियम कहते थे। ठीक है, ये लाइन और लिखो, फटाफट लिखो। समितियों द्वारा कार्य किया जाता था, समितियों को वारियम कहा जाता था। तो तुम में से वारियम का कोई सदस्य बन सकता है क्या? नहीं। बेकार हो तुम, कोई भी योग्य नहीं है। आप बताओगे को आप में से कौन योग्य है? तो उस जमाने में भी राजनेताओं को चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम योग्यताएं थी। तो वारियम हेतु योग्यता, इसमें से क्वेश्चन आता है। तो क्या क्या योग्यताएं थी? अब तुम ही सोच लो, पहले में अटक जाओगे। नंबर 1, 35 से 70 वर्ष की आयु हो। कितनी वर्ष? 35 से 70 वर्ष की आयु हो।
अच्छी बात देखो तो आज भी 70 साल के व्यक्ति को हम लोग रिटायर नहीं करते, राजनीति में ज्यादातर बुढ़े ठहरे बैठे हैं 70 साल से ज्यादा। वो 70 साल का होते रिटायर कर देते थे। आज की राजनीति को भी सीखना चाहिए। नंबर दो 1.5 एकड़ जमीन हो कम से कम इतनी, और 1.5 एकड़ में कितनी बीघा है? 1 एकड़ में कितनी बीघा होती है? 4 होती है। 1 एकड़ में 4 बीघा होती है, वो भी जयपुर की बीघा। शेखावाटी की करीब करीब 9 बीघा, यानी सीकर झुंझुनू चूरू की लगभग 9 बीघा जमीन। तो 1.5 एकड़ जमीन हो यानी कि 5.5 बीघा जयपुर की जमीन हो, पक्का मकान हो, कच्चा मकान नहीं चलेगा, याद रखें। अब जाकर के अपनी रूल बनाया कि घर में पक्का टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए, अब जाकर के अभी वार्ड पंचों के लिए। चौथी बात, वेदों का ज्ञाता हो, वेद आना चाहिए, कोई ना कोई एक वेद तो पक्का यहाँ ज्ञाता हो। आज भी पढ़ाई लिखाई को हमने नेताओं के लिए बनाया नहीं। चाय बेचने वाले जो लोग हैं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बताया कि आज भी योग्यता नहीं देखी जाती। 5वां, सजायाफ्ता मुजरिम ना हो, यानी कि पहले से किसी को सजा मिली हुई ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसको थोड़ा बहुत भी दंड दिया गया हो। आज हम अपने ज्यादातर नेता सजायाफ्ता हैं, ज्यादातर नेताओं पर केस चल रहे हैं क्योंकि गुंडे और बदमाश ही नेता बन रहे हैं। तो उस जमाने में ऐसी योग्यताएं थी जो आज तक हम लागू नहीं कर पाए, इसलिए परीक्षा में इनमें से क्वेश्चन आता है। क्योंकि परीक्षा लेने वाला ये तो दे ही सकता है, राजनीति में सुधार तो नहीं कर सकता, लेकिन भावना तो जगा ही सकता है, इसलिए यहां से क्वेश्चन आते हैं। याद रखें, वार्यम हेतु योग्यताएं। अब मान लो कि आप में से जो लोग खड़े हो गए ये योग्यताएं रखते हैं, फिर नाम की पर्चियां, इनके नाम की पर्चियां, भाई कौन कौन योग्य हैं, पर्चियां मटके में रखी जाती थी, में रखकर 5 वर्ष से छोटे बालक से लॉटरी निकलवाई जाती थी। निकलवाते थे। तो मतलब कोई विवाद नहीं, 5 साल से कोई छोटा बालक है उसको बालकिए को बुला करके, और घड़े के अंदर पर्चियां लिखी होती थी, बेटा एक निकाल ले, तो हर वार्ड से वो एक पर्ची निकालता, जिसका नाम आ जाता वो जीत जाता, अगले 5 साल तक वार्ड पंच रहता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चुनाव होते थे। फटाफट लिखो इसको। डेढ़ एकड़ रहे बावले, मैं लिख नहीं पाया, मेरी भावनाओं को तो समझता ना। डेढ़ एकड़ जमीन खुद की होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि अपनी अपनी है जी। अब इस सड़क से लेकर उस सड़क के बीच में लिख दिया क्या?
सही है। वैसे एक्यूरेसी में तो अलग अलग जिले की अलग अलग बीघा है। जयपुर की एक्यूरेट 4 है। जयपुर की जो बीघा है उसमें 20 बिस्वा होती है और उसमें 25 हेयर होती है और 100 एयर की 1 एकड़ बनती है। तो जयपुर में 25 हेयर ही होती है और सही 25 चौक 100, ना कम 1 पॉइंट भी ना ज्यादा। लेकिन जोधपुर संभाग में सारी बीघा जयपुर से थोड़ी सी छोटी है, सॉरी थोड़ी सी बड़ी है मारवाड़ की, इसलिए वहां 3.9 आप मान सकते हैं। तो बात समझ में आई कि मैंने आपको चोल काल पूरा करा दिया है, एक भी बिंदु नहीं बचा। सबसे आज हम चोलों को क्यों याद करें? चोलों को इसलिए नहीं याद करेंगे कि उन्होंने इतने बड़े बड़े मंदिर बना दिए, हाँ करेंगे, उनके मंदिर आज भी उस दौर की, उस जीवन की जीती जागती गाथाएं हैं। बट उनकी सबसे बड़ी जो देन है चोलों की, स्थानीय स्वशासन। इन्होंने उस जमाने में स्थानीय गांव के लोगों से गांव का विकास करवाने की जो प्रथा शुरू की थी, वो सबसे बड़ी देन है। तो चोलों की सबसे बड़ी देन क्या है दोस्तों? स्थानीय स्वशासन। अब इस स्थानीय स्वशासन में मैंने बताया कि जानकारी किससे मिलती है? प्रांतक प्रथम का क्या, कौन सा लेख? उत्तर मेरूर अभिलेख, जिसमें उसने पूरी डिटेल से बातें की है। उसमें उसने बताया कि स्थानीय स्वशासन जो है वो 3 तरह का होता था। एक सामान्य गांव जिसमें गैर ब्राह्मण, ब्राह्मण मिश्रित मात्रा में होते थे, उन सामान्य गांवों की ग्राम सभा को क्या कहते थे? उर कहते थे। और सिर्फ जहां ब्राह्मण ही ब्राह्मण जिन गांव में रहते थे उनकी सभा को क्या कहते थे? सभा या महासभा। और जहां व्यापारी रहते थे उन टाउन्स को, उन कस्बों को क्या कहते थे? नगरम। तो ये नगरों की सभा, ये ब्राह्मण गांवों की सभा, ये सामान्य गांवों की सभा। और इस सामान्य गांवों की सभा की कार्यकारिणी जो गांव का काम करती थी उसे क्या कहते थे? आलू गणम कहते थे। क्योंकि हर कार्य समितियों के माध्यम से किया जाता था और जो समितियां होती थी उन्हें क्या कहते थे? वारियम। क्या कहते थे? वारियम समितियों कहते थे। जैसे शिक्षा समिति अलग काम करेगी, सड़क समिति अलग काम करेगी, पुरुष समिति अलग काम करेगी, जिनको महिलाएं पीटती हैं उन पुरुषों को बचाएगी। तो इस प्रकार से समितियां जो होती थी हर काम किया करती थी। अब समितियों को वारियम कहते थे। वारियम के लिए योग्यता कितनी कितनी बताओ? 35 से 70 साल की हो, 1.5 एकड़ जमीन हो, पक्का मकान हो, वेदों का ज्ञाता और मुजरिम ना हो। इसके बाद जो जो खड़े होना चाहते थे चुनाव में, उन सभी लोगों को जो है पर्चियां लिख करके और फिर एक मटके में रख करके 5 साल से छोटे बालकिए को बुला लिए और उसे बुला करके कहते बेटा पर्ची निकाल। निकाल लेता था। जो भी पर्ची आती वही चुनाव जीत जाता था। तो उस जमाने में भी चुनाव होते थे। ये बात आज से 1000 साल पहले की है, उस जमाने में। जबकि आज भी सही तरीके से चुनाव संपन्न नहीं होते, आज भी पढ़े लिखे लोग नहीं आते, लेकिन उस जमाने में सही तरीके से योग्य व्यक्ति को योग्यताओं के आधार पर लिया जाता था। ये स्थानीय स्वशासन चोलों का। तो दोस्तों मेरी तो आज की तो क्लास समाप्त होगी, आपकी भी होगी शायद, आपकी 1 घंटा हो रहा है एडी सर के। ओके, तो चलिए दोस्तों, मैं तो मिलूंगा कल। और कल अपना जो टॉपिक होगा वो चालुक्य काल है। चालुक्य में बहुत ज्यादा मैटर नहीं है क्योंकि हमने लगभग चालुक्यों को पढ़ लिया है। अच्छी बात यह है कुछ चालुक्य पल्लुओं के साथ आ गए। कौन से? वातापी के चालुक्य और बादामी के चोलों के साथ आ गए, वेंगी के भी चोलों के साथ आ गए। इसलिए कल मैं फटाफट करवा दूंगा। और कल मैं 1857 की तरफ भी बढ़ूंगा, सॉरी मतलब मॉडर्न इंडिया। कल मैं मॉडर्न इंडिया ही पढ़ाऊंगा। मुझे वो निर्देश दे दिए गए हैं कि मध्यकाल बाद में करा देना, आरएस वालों को ओनली, क्योंकि आप लोगों के थानेदारों के मध्यकाल नहीं है सिलेबस में। एक ही टॉपिक है आंदोलन के रूप में, वो है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, तो वो मैं करवा दूंगा। ओके दोस्तों, नमस्कार।